आज 28 मई है। क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 3 में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ाया गया था। उसके बाद जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट और डेफिनेट दोनों सेम होता है। इसमें यह बताया गया कि कोई भी कंपाउंड दुनिया में कहीं से लाया जाए, जैसे H2O क्या है, दिस इज अ कंपाउंड। कहता है कि इस लॉ के अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कि H2O इज ए कंपाउंड एंड द रेशियो ऑफ ईच कंपोनेंट, यानी यहाँ पे दो कंपोनेंट दिख रहा, पहला H है और दूसरा O है, तो ये दोनों का रेशियो बाय वेट, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जानते हैं 2 2 हो जाएगा रेशियो। ऑक्सीजन का क्या है 16, तो दोनों का रेशियो निकालिए 2/16, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 1:8। आप जो है चाहे एशिया में किसी देश से पानी लीजिए, अफ्रीका में लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में लीजिए, दुनिया में कहीं से भी वाटर लाइए तो वाटर का फॉर्मूला क्या बनेगा H2O, और इसके एलिमेंट्स का रेशियो हमेशा फिक्स होगा 1:8। ऐसा नहीं कि इंडिया के पानी में H और O का रेशियो 1:8 है तो नेपाल के पानी में जो है इसका 1:5 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। रेशियो फिक्स होता है, इसलिए कांस्टेंट या डेफिनिट प्रोपोर्शन का लॉ कहा गया है। आप इसी तरह से कोई भी कंपाउंड उठाइए, दूसरे नंबर में इसका एग्जाम्पल ज्यादा, स्टेटमेंट तो बुक में लिखा हुआ है 2 लाइन का, उसको याद कर लेना, लेकिन एग्जाम्पल ज्यादा। जैसे एग्जाम्पल 1 ये दिया, एग्जाम्पल 2 में ये है कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लीजिए, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड दुनिया के हर देश में है, हर इलाके में है, तो C और O 2 कंपोनेंट हैं। अब C जानते हैं कि कार्बन का होता है, कार्बन का 12 और रेशियो, ऑक्सीजन का 16 × 2 तो 32, दोनों का इसको कटाइए, 4 3 जा और 4 8 जा। दुनिया के अंदर कहीं का भी कार्बन डाइऑक्साइड हो, इसके एलिमेंट का रेशियो हमेशा फिक्स होगा। उसी तरह से HCl लीजिए, HCl, तो ये अगर कंपाउंड है तो इसमें H है और Cl है, दोनों का रेशियो, H का रेशियो 1 और Cl का 35.5, तो इसका रेशियो हमेशा फिक्स होगा। इस तरह से लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में द कंपाउंड टेकन फ्रॉम एनी सोर्स, from any of the area, any of the region, the ratio of its element is always fixed। 3 एग्जाम्पल लिया, आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। NH3 में रेशियो किसका किसका बनेगा, N/H, N का होता 14 और H3 × 1 3, तो ये रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा अमोनिया में N और H का। ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। इसके बाद लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बाद आपको एक काम करना है, जैसे कि आप जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख रहे थे, तो ये तो बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल दिया गया। उसी तरह से मोलर मास निकालने के लिए बहुत ज़्यादा आपको जो है दिया गया। अब क्या है कि आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का पता लगाइए। जैसे H है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये 10 को दिया। आप इससे 10 का एग्जाम्पल हम क्लियर करते हैं। जैसे एटॉमिक नंबर का जगह, जैसे एक एलिमेंट अगर X है तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का जगह क्या होता है, एटॉमिक नंबर का जगह नीचे होता है,
यानी बाएं साइड नीचे एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, और एटॉमिक मास लेफ्ट साइड ही ऊपर लिखा जाएगा एटॉमिक मास। अब जैसे हाइड्रोजन को इस तरह से अगर लिखते हैं तो एटॉमिक नंबर ये है, एटॉमिक नंबर का सिंबल होता है जेड, जब भी जेड दे आ जाए समझ जाइए एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक मास का सिंबल होता है ए, तो ये ए हो गया। उसी तरह से हीलियम लिखेंगे, यहाँ 2, यहाँ 4, आपको पूछेंगे एटॉमिक नंबर क्या, 2, एटॉमिक मास क्या, लिथियम 3, 7, बेरिलियम 4, 9, बोरॉन 5, 11, कार्बन 6, 12, नाइट्रोजन 7, 14, ऑक्सीजन 8, 16, फ्लोरीन 9, 18, नियोन 10, 20। ये इस तरीके से आप ये एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल देख करके कर सकते हैं। इसमें आपको पूछा जाए, जैसे नाइट्रोजन में पूछा जाए कि आप 3 चीज का फैसला कीजिए, इलेक्ट्रॉन कितना, प्रोटॉन कितना, न्यूट्रॉन कितना। तो इलेक्ट्रॉन जो एटॉमिक नंबर होता है, प्रोटॉन भी वही एटॉमिक नंबर होता है, तो ये दोनों 7 7, इसमें -7 +7 लिख दीजिए। और कहेगा कि न्यूट्रॉन कितना है, तो न्यूट्रॉन ऊपर वाले को नीचे वाले से माइनस करेंगे, तो न्यूट्रॉन भी 7 हो गया, इसमें कोई चार्ज नहीं देंगे चूंकि न्यूट्रल रहता है। उसी तरीके से आपको जैसे कैल्शियम पर चले जाइए, कैल्शियम 20, 40, इलेक्ट्रॉन 20 माइनस, प्रोटॉन +20, और न्यूट्रॉन तो 40 में से 20 को घटा दें, यानी कि आपको ये दोनों चीज याद रखना पड़ेगा। तो इसको घटा कर करके ये, तो आप इस तरीके से आप 20 तक जा सकते हैं, और आप टू जिंक तक चले जाइए, जिंक जैसे 30 होता है, उसके बाद इसका 65 होता है। ये चीज कोई जरूरी नहीं कि डबल हो, डबल से थोड़ा सा 4 5 1 2 आगे रहता है। जिंक में पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कितना कितना है नंबर, वो बताइए। तो यहाँ पे देखिए -30, ये देख करके -30 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन उतना ही होता है प्लस में 30, और न्यूट्रॉन दोनों को घटाना पड़ता है, 65 में से 35, 30 घटक के 35, इसमें प्लस माइनस नहीं देना है चूंकि ये न्यूट्रल होता है। इस तरह से आप एक ये काम करते हैं, तो ये जो है लगता है कि छोटा छोटा काम है, आपको समझने वाला भी काम है। आप 1 एटॉमिक नंबर 1 2 एटॉमिक नंबर 30 आप कैलकुलेट करें, ई कितना, पी कितना और एन कितना। ये एक बड़ा होमवर्क जा रहा है, 30 आपको इस तरह से एलिमेंट याद हो जाएगा। क्लास में भी 20 तक करीब करीब याद है, 30 तक बढ़ावें, और जो है एक सांस में जो है कोशिश करें कि जो है 20 या 30 तक हम पहुंच जाएं। दूसरे नंबर में एक और बात आपको होमवर्क में देते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि आप वैलेंसी वगैरह का पता कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये कैसे लिखा जाता है, जैसे आप क्लोरीन हम 17 लिया, ऊपर 35.5, दोनों अगर याद हो तो बहुत अच्छा है, याद करना, इसको रट जाना है। अब यहाँ देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कितना है, 17 दिख रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन ही का होगा। तो जैसे अल्फ़ाबेट ए से शुरू होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में के से शुरू करेंगे, KLM, तो के की कैपेसिटी 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिया, बचा कितना, 15 बचा, तो 8 L की कैपेसिटी, 8 दे दें उसमें, बचा कितना, 5 जो है M की कैपेसिटी है। इस तरह से अगर आप पीछे रह जाइए, कार्बन पर देखें तो 6 12, तो KL, के में 2, एल में 8 कैपेसिटी है, लेकिन यहाँ पे जो है 2 दे देने के बाद 4 बचता है, तो 4 यहीं पे ख़त्म हो गया। इस तरह से आप कोशिश करें कि एटॉमिक नंबर 1 2 एटॉमिक नंबर 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख कर करके और जो है इसको आप प्रैक्टिस करें। इस तरह से आज के वीडियो में हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बाद हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन और उसके साथ जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की गिनती निकालना 30 तक, और 1 से 20 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, और इसके बाद आगे क्लास में होगा।
थैंक यू।